उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की ओर से खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या अयोध्या की तर्ज पर बीजेपी अब मथुरा में मंदिर निर्माण की राजनीति को हवा देगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और धर्म के नाम पर तनाव न हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की नालियों में धर्म की राजनीति लहू बनकर बहती है। ये अलग बात है कि इस बार के चुनाव में अब बीजेपी खुलकर अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर आई है। वो कैसे? तो वैसे पढ़िए इस ट्वीट को। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। विपक्षियों ने बीजेपी पर करारा वार किया। This government's agenda is to keep on playing up its muscular Hindutva agenda and wants to keep the people of other faiths under check and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. विपक्षी हमलावर हैं, मगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के मायने गहरे हैं। याद कीजिए, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, तब नारे लगे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उसी नारे की आगे की कहानी है। हिंदुत्व को अपना सार संसार मानने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद जिस जगह बनी हुई है, दरअसल वो कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी विवाद को हवा दे दी है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए, और उनके ट्वीट पर अब मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बीजेपी सरकार को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता के अंदर आई थी, एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है। मंदिर और मस्जिद पे उसकी राजनीति होती है, लेकिन इस वक्त में देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बहकावे में देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। इस्लाम को मानने वाले मानते हैं कि चुनाव के चलते ये सोचा समझा बयान है, लोगों को इनसे बचना होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। हम पहले भी इन्हीं वजह से गुलाम रह चुके हैं, फिर गुलाम कराने की तरकीब है। कंपनियां ने गुलाम बनाया, फिर देशों ने गुलाम बना लिया बाद में, और हम फिर गुलाम हो जाएंगे इसी तरह से अगर फूट पड़ गई हमें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार खम ठोक रही आम आदमी पार्टी के सांसद भी कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सिर्फ छल करती है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। तो मतलब ये कि अब मंदिर वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। कम से कम चुनाव में तो इस पर विवाद होना तय मानिए, मगर अपने डिप्टी सीएम के बयान के एक कदम आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे नारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। अब ये कार्ड आगे कितना बवाल मचाएगा, ये कितनी सियासत फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों में है जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं। लोगों को डर है कि हर बार की तरह इस बार भी शादियों पर कोरोना का ग्रहण न लग जाए। उनका ये डर काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शादी के उत्साह में लापरवाही की मात्रा काफी बढ़ जाती है।
बैंड बाजा तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बारात भी चलने को तैयार है, लेकिन संकट यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तैयार है। देश में त्योहारों का मौसम तो शांति से निपट गया, लेकिन शादियों के मौसम पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया। दक्षिण अफ्रीका से आई मुसीबत हर शादी वाले घर में चिंता का सबब बनी हुई है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, मैरिज होम बुक हो गया है, हलवाई और कैटरिंग की बुकिंग हो चुकी है, मेहमानों को कार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन शादी से इन पहले बिन बुलाए मेहमान ओमिक्रॉन का खतरा आ चुका है। इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जो अभी तक देखा गया है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। एहतियात जैसे 1.5 से 2 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वही 3, चाहे कोई भी हो, कोरोना का वेरिएंट चाहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और भी आ जाए, आप लोगों को 3 चीजें नहीं भूलनी। वही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपना हाथ जो है बार बार साफ करें। आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो आप जरूर मुंह पे जो है अपना कवर कर रखे, चाहे वो सिंपल क्लॉथ हो या ट्रिपल लेयर हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि 3 चीजें बिल्कुल ना भूले। नए वेरिएंट के खतरे को देखकर देश के राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कोरोना की गाइडलाइन तैयार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। बारात निकालने की परमिशन भी है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। इसके अलावा भोपाल में बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन इन नियमों को मानने वालों की संख्या कम और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम खुद लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना से अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। अगर आप बिहार में किसी शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कुछ नियम नोट कर लीजिए। बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना केस ज्यादा हैं, वहां आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के आदेश दिए गए। अगर आपके पास RT-PCR की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप कोरोना टेस्ट से बच सकते हैं। यानी शादी के कार्यक्रम में जाने से पहले कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया जाए तो अच्छा है, वरना कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ना तय है। भारत में पिछले 40 दिनों में रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, उससे केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों से लेकर शादियों में होने वाली भीड़ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए। कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बरती जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करें। जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसी जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। राज्य सरकारें भी शादियों के सीजन को देखते हुए अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सचेत हैं और इसी क्रम में भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी बाहर से नागरिक आ रहे हैं उन लोगों की जांच कराई जाए, उनकी देखरेख अगले 16 दिन तक देख रेख की जाए। उनके वेरिएंट, उनके जो जांच सैंपल, उनके जीनोम यदि पॉजिटिव आता है जीनोम सिक्वेंसिंग कराया जाए। ये सभी तरह की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। भले कोरोना अभी काबू में है, लेकिन आपकी लापरवाही इसे बेकाबू कर सकती है। इसलिए शादियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है।
एक बीजेपी नेता ने ममता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मुंबई में ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। विपक्षी दलों को साधने की कोशिश में ममता बनर्जी इस वक्त जुटी हुई हैं। मुंबई दौरे पर थी। शरद पवार से उनकी करीब 1 घंटा लंबी बातचीत भी चली। इस बीच मुंबई में जब वो मौजूद थी तो उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया है। एक बीजेपी नेता ने ममता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देश में सियासी मौसम के बीच बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी चल रही है, जहां कांग्रेस के बजाय विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी बनती नजर आ रही हैं, जिनके निशाने पर अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी है, जिसके खिलाफ ममता सरकार बोल रही है खुलकर। क्या विपक्ष से भी कांग्रेस गायब होने वाली है? क्या अगले चुनाव में विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी होने वाली है? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि यूपीए अब कल की बात हो गई है। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। बगल में शरद पवार हों तो ममता के इस बयान के मायने काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में एनसीपी है, जिसके सामने ममता ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के आला नेता मैदान पर उतरने को तैयार ही नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रांग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता 3 दिन के मुंबई दौरे पर हैं, जहां वो कल शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे से मिली और आज शरद पवार से मुलाकात की। ये दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। ऐसे में ममता ने कांग्रेस से अलग बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, जहां शरद पवार जैसे दिग्गज नेता काफी अहम हो जाते हैं। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शाहरुख जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शाहरुख जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शाहरुख जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शाहरुख जी ने जो बात कहा है हम सहमत हैं। आज मुलाकात के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने ममता के साथ पहुंचे। हालांकि वो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते नजर आए। We have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 में कांग्रेस विपक्ष का चेहरा नहीं होगी? क्या तीसरे मोर्चे की अगुवाई ममता बनर्जी करेंगी? चर्चा, परिचर्चा, संवाद, आपसी सामंजस्य, मिलना जुलना चलता रहता है राजनीति में। इसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। हम आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हो, ये चलता है। ये स्वस्थ परंपरा है। इसमें मैं कुछ और अन्यथा देखना नहीं चाहूंगा। देश के विपक्ष के नेताओं से मिलना कोई बुरी बात नहीं ना। अगर कोई चेहरा सामने आता है या कोई किसी अपेक्षा करता है कि हम सब एक होने चाहिए, तो ये अच्छी बात है। इतना विपक्ष बिखरा हुआ है, तभी तो उनकी मजा चल रही है ना। मिलने जुलने का काम होता रहता है, लेकिन कंफ्यूजन किस बात का है कि कभी जो है वो कहीं पे कुश्ती चलती है और कहीं दोस्ती चलती है। तो अब ये कुश्ती दोस्ती का जो दोहरा डबल गेम है, तो ये देखते हैं क्या 2020 इनका वो चल रहा है। बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। वो देश भर में नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। दिल्ली के दौरे के दौरान भी ममता ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की, जिस पर ममता ने तंज भी किया था और अपने इरादे साफ किए। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की ओर से खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। सवाल उठने लगे कि क्या अयोध्या की तर्ज पर बीजेपी अब मथुरा में मंदिर निर्माण की राजनीति को हवा देगी?
प्रदेश में चुनाव हो और धर्म के नाम पर तनाव न हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की नालियों में धर्म की राजनीति लहू बनकर बहती है। ये अलग बात है कि इस बार के चुनाव में अब बीजेपी खुलकर अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर आई है। वो कैसे? तो वैसे, पढ़िए इस ट्वीट को। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। विपक्षियों ने बीजेपी पर करारा वार किया। This government's agenda is to keep on playing up its muscular Hindutva agenda and wants to keep the people of other faiths under check and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. विपक्षी हमलावर हैं, मगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के मायने गहरे हैं। याद कीजिए, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, तब नारे लगे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उसी नारे की आगे की कहानी है। हिंदुत्व को अपना सार संसार मानने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद जिस जगह बनी हुई है, दरअसल वो कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी विवाद को हवा दे दी है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए, और उनके ट्वीट पर अब मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बीजेपी सरकार को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता के अंदर आई थी, एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है। मंदिर और मस्जिद पे उसकी राजनीति होती है, लेकिन इस वक्त में देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बहकावे में देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। इस्लाम को मानने वाले मानते हैं कि चुनाव के चलते ये सोचा समझा बयान है, लोगों को इनसे बचना होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। हम पहले भी इन्हीं वजह से गुलाम रह चुके हैं, फिर गुलाम कराने की तरकीब है। कंपनियां ने गुलाम बनाया, फिर देशों ने गुलाम बना लिया बाद में, और हम फिर गुलाम हो जाएंगे इसी तरह से अगर फूट पड़ गई हमें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार खम ठोक रही आम आदमी पार्टी के सांसद भी कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सिर्फ छल करती है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। तो मतलब ये कि अब मंदिर वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। कम से कम चुनाव में तो इस पर विवाद होना तय मानिए, मगर अपने डिप्टी सीएम के बयान के एक कदम आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है, कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे नारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। अब ये कार्ड आगे कितना बवाल मचाएगा, ये कितनी सियासत फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात किसान आंदोलन की। एक बार फिर टिक गए हैं टिकैत। पंजाब के किसान नेताओं के बयानों के बाद जब किसान आंदोलन खत्म होने की अटकलें शुरू हो गई थी, तब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि खाली हाथ वो कहीं नहीं जाने वाले। टिकैत ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार के किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी ही नहीं है। हमारी 6 की 6 मांगे कंसीड हो गई। ये घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यही रहेगा। दोनों ही किसान नेता हैं, दोनों ही आंदोलन में रहे हैं, दोनों ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, दोनों चाहते थे कि कृषि कानून खत्म हो, लेकिन अब दोनों के सुर बदले हुए हैं। एक धड़ा है जत्थेबंदियों का, जो कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगे मोदी सरकार ने मान ली,
दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने क्या किया है। एक धड़ा है वो जो कह रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को। हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा। राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा। राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यहीं रहेगा। राकेश टिकैत का ये बयान बताता है कि सरकार के सामने एक बार फिर से तन गए हैं टिकैत। वो किसी भी सूरत में खाली हाथ नहीं जाने वाले। जब ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब समापन के कगार पर है और आंदोलन के प्रतीक बन चुके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं, तो टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। कहीं दबाव अंदर से भी तो नहीं आ रहा है कि अंदर से भी कुछ लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब बहुत हो गया, बस कीजिए, अब आंदोलन कोई नहीं बना रहा। किसान गांव को ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अफवाह फैला रही है, जबकि किसान अभी भी एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के मुताबिक अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान गांव को ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे, चलो बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात। जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा, जहाँ 1 साल तक चला है फिर चलता रहेगा। मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं की माने तो असली पेच मुकदमों को लेकर फंसा है। आंदोलन के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटें और फिर थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। मुकदमे लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने? मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर? मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता। न जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का भी यही कहना है कि अगर एक किसान भी किसी केस में पकड़ा गया तो 10 लोग संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा केस हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा मामले का निपटारा किए बगैर आंदोलन वापस नहीं ले सकता। मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने, क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राज्य सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें। वो साफ है कि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद सबसे बड़ा पेच किसानों के ऊपर लगे मुकदमों की वापसी पर फंस गया है। वैसे एमएसपी गारंटी समेत और भी कई मांगे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही उभर कर सामने आया है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। उम्मीद कीजिए कि इस बैठक में किसान और सरकार के बीच बना विरोधाभास खत्म हो सके। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक।